चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। देखो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग अकाउंटिंग मीन्स क्या उसके बारे में समझा था ना कि भाई अकाउंट मतलब किसे कहते हैं। अकाउंट मीन्स बुक कीपिंग कहलाता है। हर चीज़ का हिसाब किताब रखना उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस हमने समझी थी कि अकाउंट में क्या क्या प्रोसेस की जाती है, वो हमने समझा था। अब उसके आगे का अगर पॉइंट देखें ना, तो आज हमें सबसे पहला पॉइंट देखना है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कहलाता है मकसद। अकाउंट क्यों किया जाता है, उसका मकसद क्या है, वो हमें समझना है। तो क्यों किया जाता है अकाउंट, पता है? उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले परमानेंट रिकॉर्ड्स। भाई अगर अकाउंट लिखे ना, हर चीज़ का हिसाब किताब लिखें, तो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड रहता है कि अगर 2 साल पहले भी क्या हुआ था, कोई पर्सन से कितना पैसे देने थे या कितने पैसे लेने थे, तो वो रिकॉर्ड भी हमारे पास रहता है। बरोबर ना? कि जिसकी वजह से फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हम लोग बुक खोलकर चेक कर सकते हैं कि भाई किससे कितने पैसे लेने थे या देने थे, या क्या प्रॉब्लम है। बरोबर? अगर हमने किसी को पैसे दे दिए हो और वो सामने वाला फिर से अगर आता हो कि नहीं भाई आपने तो पैसे दिए ही नहीं, तो अगर हिसाब किताब होगा तो हम बता सकते हैं ना कि देखो हमने आपको इस तारीख को पैसे दिए थे, है कि नहीं? इसीलिए सही हिसाब किताब होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग इसीलिए ही किया जाता है, मेन मकसद यही है कि परमानेंट रिकॉर्ड्स रहते हैं। दूसरी चीज़, टू नो इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कि अकाउंट में जब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन, लेन देन जो होती है ना अकाउंट में अलग अलग, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि कौन सा काम करें, कौन सा ट्रांजेक्शन करें तो बिजनेस को प्रॉफिट फ़ायदा मिल रहा है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन करें कि जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान मिल हो रहा है। बराबर? तो उसका इफेक्ट वो भी अकाउंट लिखने से पता चलता है। अकाउंट लिखेंगे तो पता चलेगा ना कि यार ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं ना बिजनेस में, इन सब से तो नुकसान हो रहा है, ये नहीं करने चाहिए या कम कर देने चाहिए, या ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं ना इससे फायदा हो रहा है, तो यार ये काम थोड़ा ज्यादा करें हम लोग। सही बात कि नहीं? तो इसलिए हर ट्रांजेक्शन के इफेक्ट क्या है वो अकाउंट से पता चलते हैं। टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। इन्फ्लुएंशियल मतलब, इन्फ्लुएंस का भी मतलब होता है असर करना, इफेक्ट देना, ये भी उसकी तरह है कि कौन से फैक्टर, कौन सी चीज़ें बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जैसे कि अगर हमें कुछ सेल करना हो ना, तो सेल करने की अलग अलग मेथड आती है। भाई कहीं पे हम डायरेक्ट सेल करते हैं, कहीं पे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। चलो सपोज करें ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो कौन सा फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है, किससे ज़्यादा अच्छी सेलिंग हो रही है, वो जब अकाउंट वगैरह लिखेंगे तो ही पता चलेगा ना कि यार क्या काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा फायदा है या ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अकाउंट लिखने का मेन मकसद यही है कि भाई कौन कौन सी चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा असर हो रहा है ना, वो असर हमें पता चले। या तो फिर टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, कि अकाउंट लिखेंगे ना, हिसाब किताब करेंगे तो पता चलेगा कि यार हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, मतलब कि टैक्स कितना पे करना है या नहीं करना है। जैसे कि देखो, गवर्नमेंट ने ये अभी रूल बताया है ना कि भाई जिसकी इनकम पूरे साल की 5 लाख से ज़्यादा हो ना, उसी को ही टैक्स भरना है। जिसकी इनकम 5 लाख तक है ना, पूरे साल की 5 लाख इनकम, तो उसे टैक्स भरने की ज़रूर नहीं है। पूरे साल की 5 लाख, इसका मतलब भाई महीने की कुछ है ना 40 या 42,000 के आसपास होती है। बराबर? 42,000 मंथली इनकम। तो जिसकी इनकम, जिसका प्रॉफिट वो मंथली 42,000 होता हो ना, तो उसे टैक्स भरने की ज़रूर नहीं पड़ती। तो जब हम अकाउंट लिखेंगे तो ही पता चलेगा ना हमें कि यार हमारी इनकम कितनी है, असली प्रॉफिट कितना है, कि भाई पूरे साल का प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो हमें टैक्स भरना चाहिए। उस वक्त तो थोड़ा सा ही टैक्स होता है भाई, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, कम इनकम को तो कम टैक्स। तो भाई टैक्स लायबिलिटी है या नहीं, मतलब टैक्स भरना है या नहीं भरना है, ये अकाउंट लिखेंगे तो ही पता चलेगा ना हमें। बरोबर ना? और अगर ज़्यादा इनकम आती है तो हमें लीगली, ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स भरना ही चाहिए ना हमें ईमानदारी से। तो ये अकाउंट लिखेंगे तो पता चलेगा। इनके अलावा टू नो द साइज ऑफ पेबल्स एंड टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल्स। अकाउंट लिखते हैं ना तो ही पता चलता है बिजनेस के पेबल्स और रिसीवेबल्स कितने हैं। पेबल रिसीवेबल मतलब क्या? पेबल का मतलब होता है किस किस को हमें पे करना है, किसको किसको पैसे चुकाने हैं। भाई बहुत सारे लोगों से उधार लेके रखी है हमने, बरोबर ना? भाई पैसे उधार लिए हो, किसी से सामान उधार लिया, बाद में पैसे देंगे। बैंक से उधार पैसे लिए हैं, लोन लेते हैं हम लोग बैंक से,
तो कितने सारे लोगों से उधार लिए हैं जो हमें पे करने हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, पेएबल्स कहलाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब अकाउंट लिखेंगे तो पता चलेगा ना, नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमने बहुत लोगों से उधार तो लिया है, फिर हम ही भूल जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं यार उनको पैसे देने हैं या नहीं। फिर हिसाब किताब गलत हो जाता है, मुश्किल हो जाती है कि यार बिजनेस में जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट से तो इतना हमें उनको दे देना पड़ा, ऐसी हालत हो जाती है ना। तो जब हिसाब किताब लिखेंगे तो असली में पता चलेगा किस किस को पैसे देने हैं, और जिसको जिसको देने हैं उसको टाइम टू टाइम दे पाएंगे। वो अकाउंट होगा तो ही दे पाएंगे ना टाइम टू टाइम, बरोबर ना। और इसके अलावा रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब इसका अपोजिट, पेएबल मतलब जिसको पे करने हैं, रिसीवेबल मतलब जिससे रिसीव करने हैं, जिनसे पैसे लेने हैं। हमने भी तो उधार सामान बेचा होगा, हमने किसी को उधार पैसे दिए होंगे, ठीक है अब यूज़ करो बाद में देना। तो किस किस से पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, वो सब भी अकाउंट लिखने से पता चलता है कि भाई किस किस से पैसे लेना बाकी है। नहीं तो अकाउंट में ऐसा ही होता है, हिसाब किताब ना रखो तो कितनी बार भूल जाते हैं कि मैंने उसको उधार तो दिया था पर लेकिन लेना ही भूल गया मैं, भाई मुझे याद ही नहीं मैंने उसको कितने पैसे दिए थे। अकाउंट होगा तो पता चलेगा ना, बरोबर। तो रियल पेएबल्स और रियल रिसीवेबल अकाउंट लिखने से ही पता चलता है, इसलिए अकाउंट लिखा जाता है। या फिर टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि भाई हमारे प्रॉफिट कमाने की ताकत, उसे प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, है ना, प्रॉफिट कमाने की ताकत। इसका मतलब कि भाई जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना, वो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जितना प्रॉफिट हो रहा है क्या उससे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। फिलहाल चलो अगर मेरे बिजनेस में महीने के 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो यही चलता रहेगा जिंदगी भर कि भाई मैं बढ़ा सकता हूँ इसे, बरोबर। वो ताकत तो होनी चाहिए ना, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब भाई उसकी ताकत पता चलती है, क्षमता पता चलती है कि भाई हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, ठीक है ना। ये अकाउंट लिखने से ही पता चलता है कि अगर हम हर साल का अकाउंट लिखेंगे तो ध्यान आएगा कि यार हर साल में धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है, भाई ये सब चीज़ें ज़्यादा असर कर रही है जो पहले हमने देखा। तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम मेहनत करें ना तो मेरा प्रॉफिट आज 20,000 का है, कि भाई कुछ ही टाइमिंग में उसका प्रॉफिट 50,000 1 लाख भी कर सकता हूँ। ये अकाउंट जब लिखेंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, ताकत है उसमें, बरोबर। और अगर अकाउंट नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, फिर कोई चीज़ नहीं पता चलेगी कि भाई हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंट लिखने से पता चलती है। या तो फिर टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि भाई मार्केट में हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, क्या स्टेटस है, वो भी अकाउंट लिखने से पता चलता है कि भाई मार्केट में हमारा बिजनेस वो ज़्यादा चल रहा है या नहीं, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है या नहीं पसंद आता, बरोबर ना। भाई मार्केट में मेरी सिचुएशन क्या है, होता है ना एक ही जगह पर 10 दुकान होती है सब एक जैसी, लेकिन उसमें से एक दुकान की वैल्यू बहुत होती है, भाई उसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे की वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो ये भी जो इकोनॉमिक स्टेटस है ना रियल, ये चीज़ें आप लोग अकाउंट में आगे सीखोगे, अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी तो थियरी समझ रहे हो, जब रियल अकाउंटिंग के सम्स करोगे तो ध्यान आएगा उसमें। तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी अकाउंट लिखो, हिसाब किताब लिखो तो पता चलता है कि यार मार्केट में हमारी वैल्यू कितनी है। या तो डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स, ये सबसे खास बात, अकाउंट लिखने का मेन मकसद यही होता है कि भाई कहाँ कहाँ एरर्स हो रही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है वो पता चले। हमेशा हर साल कितने बिजनेसमैन ये परेशान रहते हैं, यार इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसा बच नहीं रहा है, बस ना, उसके बावजूद भी सब खर्चा हो जाता है। वो क्यों होता है पता है, क्योंकि बरोबर हिसाब किताब नहीं लिखा है। वो खाली अंदाजा करते हैं, चलो इतना आया इतना गया हो गया हिसाब। ये अकाउंट नहीं कहते, अकाउंट कहते हैं जहाँ एक एक रुपए का भी हिसाब हो, तो वो रियल अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। तो अगर बिजनेस में कहीं एरर हो रही है, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो वो अकाउंट लिखने से ही पता चलेगा कि यार हमारे बिजनेस में पैसे डूब कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं हमारे, इतनी मेहनत करते हैं पूरा दिन काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो वो एक बार अकाउंट लिखो, कुछ टाइम लिखो अकाउंट, तो पता चलेगा एक एक रुपए का हिसाब, कि कहीं जाकर 10 रुपए की पानी पूरी खाई तो भी हिसाब में लिखना चाहिए कि मेरे 10 रुपए यहाँ गए। क्योंकि क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल के रोज की 10-10 रुपए की भी खाली पानी पूरी अगर हम खाएं ना तो महीने के 300 रुपए हो जाते हैं, और पूरे साल के हो जाते हैं कितने, 12×3 = 36, 3,600 रुपए। तो पूरे साल के 3,600 रुपए की हमने पानी पूरी खाई, अगर रोज खाली 10-10 रुपए की पानी पूरी खाते हैं तो भी होते है कि नहीं, बरोबर ना। तो इसीलिए
इसीलिए जो है वो ये कहते हैं कि अगर अकाउंट में पूरा बरोबर अकाउंट लिखे ना तो ऐसी एरर पता चलती है। फिर साल के एंड में पता चलता है कि यार मेरे तो पैसे बचे ही नहीं। कहाँ बचेंगे? 3,000 की तो हमने खाली पानी पूरी खाई है, ऐसे तो दूसरे बहुत खर्चे होंगे जिसका हिसाब किताब करते ही नहीं है हम लोग। तो फिर आखिरी में पता चलता है ना कि यार हमारा नुकसान कहाँ पे हुआ। ये अकाउंट लिखने से ऐसी एरर पता चलेगी, नहीं तो नहीं पता चलेगी। फिर आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए ये सब उसके ऑब्जेक्टिव, ये सब मकसद थे, इस वजह से अकाउंट लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे। अकाउंट लिखने के फ़ायदे क्या? अब फ़ायदों में ऑलमोस्ट यही चीज़ें आती हैं जो भाई मेन मकसद थे, वही ऑलमोस्ट इसमें आते हैं एडवांटेजेस में भी। फिर भी समझ लें, ध्यान से समझ लें कि भाई फ़ायदे क्या क्या हैं अकाउंट लिखने के। जैसे सबसे पहला फ़ायदा, अवेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंट लिखने का सबसे पहला फ़ायदा है कि भाई सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे इसमें रखा ना, परमानेंट रिकॉर्ड रहते हैं, बरोबर। अकाउंट लिखने से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमने 5 रुपये भी कहाँ खर्च किए, 1 रुपया भी कहाँ खर्च किया, वो इन्फॉर्मेशन रहती है। और हमेशा हिसाब किताब लिखा हुआ होगा बुक में, तो हमेशा रहेगी। 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी अगर कभी बुक खोल के देखो तो पता चलता है इस तारीख को इतने रुपए मैंने खर्च किए थे, बरोबर। और ऐसी इन्फॉर्मेशन असली बिजनेस में बहुत काम आती है, इसलिए हर चीज़ का हिसाब किताब होना ज़रूरी है। तो उससे फ़ायदा होता है अकाउंटिंग से, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। दूसरी चीज़, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो यहाँ पे भी बताया कि हमारे प्रॉफिट कमाने की ताकत, अकाउंट लिखने से ही पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट, मतलब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अभी कमा रहा है उतना ही रहेगा कि आगे बढ़ा सकता है। जो एग्जांपल दिया ना भाई, 20,000 का प्रॉफिट कमा रहा है तो जिंदगी भर 20,000 ही रहेगा कि प्रॉफिट हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, और कैसे बढ़ा सकते हैं ये अकाउंट लिखने से पता चलेगा, बराबर ना। प्रॉफिट कमाने की ताकत पता चलती है। दूसरा, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। जैसे यहाँ पे भी देखा है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस, कि मार्केट में हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है वो पता चलती है। कि भाई चलो, मेरा बिजनेस अभी चल रहा है भाई, 10 साल से मेरा बिजनेस चल रहा हो, अब ये बिजनेस मैं किसी को बेचने चाहता हूँ, तो बेचना चाहता हूँ तो सामने कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं आज मेरा बिजनेस। अगर अच्छा बिजनेस होगा तो 100 लोगों की लाइन लग जाएगी कि भाई तुम्हारा बिजनेस मुझे बेच दो, हम चलाएंगे, बरोबर। या बिजनेस सही नहीं चल रहा होगा तो फिर कोई नहीं खरीदेगा, भाई तुम्हारा बिजनेस तो पहले ही खोट में चल रहा है, हम क्यों खरीदें फिर तुम्हारा बिजनेस। समझ आ रही है ना बात? और ये पता चलता है हमारा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस। समझ आ रही है बात? और ये भी अकाउंट लिखो तो पता चलता है कि यार मार्केट में हमारी वैल्यू कितनी है, सही है या गलत वैल्यू है हमारी। फिर टैक्स प्लानिंग, जो यहाँ पे भी देखा, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स प्लानिंग पता चलता है कि हमें कितना टैक्स भरना है या नहीं भरना है, बरोबर। ये भी अकाउंट लिखो तो पता चलता है, जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से फिर टैक्स भरना होगा हमें। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये भी इसकी तरह ही फाइनेंशियल स्टेटस या वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, कि हमारा बिजनेस जो है वो अगर कहीं बेचना चाहें तो कितने में बिकेगा। ये सब भी अकाउंट से पता चलता है। भले बेचने की जरूर ना हो, लेकिन अगर पता भी चले ना कि यार आज मेरे बिजनेस की इतनी वैल्यू है, बरोबर। आज कहीं पर भी हमारे इंडिया में नाम लिया जाए, अभी चलो रिलायंस, तो रिलायंस का नाम लो तो पता चल जाता है कि हाँ भाई रिलायंस की इतनी वैल्यू है। आज रिलायंस कंपनी किसी को खरीदनी हो तो 1-2 लाख में मिल जाएगी, करोड़ों रुपए लगेंगे और कोई भी खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? आज उसकी वैल्यू इतनी है, उसका पावर इतना है। और ये सब चीज़ें भाई हमारे बिजनेस की भी कितनी वैल्यू अभी चल रही है, ये अकाउंट लिखने से पता चलता है, ये उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो बिजनेस की वैल्यू पता चलती है। देन डिसीजन मेकिंग, अकाउंट लिखो तो अकाउंट के लिए ज़रूरी डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि जब अकाउंट लिखेंगे तो पता चलेगा हमारे मिस्टेक कहाँ हो रही है, जो एरर मैं बता रहा था, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, कौन सी चीज़ों में हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं, किन चीज़ों का हिसाब किताब लिखा ही नहीं, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अकाउंट लिखने से पता चलती है, और अकाउंट लिखने से पता चलेगी तो ज़रूरी डिसीजन ले पाएंगे कि आगे से ये खर्चा न करें या ये काम न करें, या दूसरी भी चीज़, दूसरे भी ज़रूरी डिसीजन लिए जाते हैं जो पहले बताए थे कि भाई अकाउंट में क्या काम करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्या काम करने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो काम ज़्यादा भी तो कर सकते हैं ना, वो काम बढ़ा भी तो सकते हैं ना हम लोग। भाई इन सब काम से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो ये काम थोड़ा ज़्यादा करें, इस काम को बढ़ाएं हम लोग, बरोबर। तो ऐसे ज़रूरी डिसीजन अकाउंट लिखोगे तो ही पता चलेगा। इसके अलावा एज एन एविडेंस, अकाउंट हमेशा एविडेंस की तरह काम करता है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है।
कभी भी बिजनेस पे कोई भी लीगल प्रॉब्लम आ जाए, कोई अगर पर्सन हमारे ऊपर केस कर दे, तुमने तो इतने पैसे दिए नहीं, तुमने तो ये सामान दिया नहीं, अगर कोई केस कर दे तो तब उस वक्त अगर हिसाब किताब होगा ना हमारे पास, तो हिसाब किताब हम लोग बता सकते हैं कि देखो कि भाई एक एक पैसा मैंने आपको दिया है, ये सब चीज़ें मैंने आपको दी है, मेरे पास हिसाब किताब है, तो ये सबूत रहता है हमारे पास। वो अकाउंट लिखेंगे तो ही सबूत होगा, ठीक है ना। तो एज एन एविडेंस कभी भी कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाए तो अकाउंट हमारे लिए एविडेंस की तरह, सबूत की तरह काम करता है। इसके अलावा कंपैरिजन विद पास्ट, अकाउंट लिखने पर ही हम लोग पास्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं, पिछले साल से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा बिजनेस आगे बढ़ा के पीछे गया। अब जैसे भाई मैंने इस साल का अकाउंट लिखा हो और अकाउंट में आखिरी में प्रॉफिट बताया कि भाई इस साल का मेरा प्रॉफिट तो 5 लाख हो गया, अरे तो खुश हो जाएंगे कि भाई इस साल मैंने 5 लाख रुपए कमाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अकाउंट का फायदा ये है कि भाई पहले कंपैरिजन करनी पड़ती है उसमें कि भाई इस साल 5 लाख कमाए तो पहले सोचो गए साल कितने कमाए थे, गए साल मैंने 7 लाख कमाए थे और इस साल 5 लाख कमाए, तो ये खुश होने की बात नहीं है, ये उल्टा सोचने की बात है कि भाई गए साल से मैंने कम कमाया है इस बार। बरोबर ना, ये कंपैरिजन हो जाती है ना कि भाई 5 लाख कमाए हम तो खुश हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी, कंपैरिजन करने से पता चलता है कि भाई लास्ट ईयर से तो हमने कम कमाया है, तो उल्टा सोच कर जरूरी डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई क्यों कम कमाया, कहाँ पे नुकसान हुआ हमारा, तो उसके लिए जरूरी काम करें ना फिर, ठीक है ना। ये अकाउंट लिखने से फायदा होता है। इसके अलावा मोरल कंट्रोल, मोरल कंट्रोल जो पहले हमने बताया वैसे ही कि भाई अकाउंट लिखने से पता चलता है हमारे फालतू खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, कौन से खर्चे बंद कर देने चाहिए हमें, कि भाई रोज का इतना इतना फालतू खर्चा हो रहा है, जिसका रोज का खर्चा रोज का 10-10 रुपए, मतलब भी पूरे साल के 3600, 3600 रुपये हो जाते हैं। तो इतना फालतू खर्चा अगर रोज रोज करें तो पूरे साल में कितना बड़ा खर्चा हो जाता है, तो इस खर्चे को कम कर सकते हैं ना, ये मोरल कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो अकाउंट लिखने से पता चलेगा कि यार रोज का मेरा ये खर्चा फालतू हो रहा है, तो इससे अच्छा ये खर्चा बंद करें या कम कर दें, बरोबर ना, ऐसा कंट्रोल अकाउंट लिखने से होगा हमारा। इसके अलावा करेक्टिव मेजर्स मतलब भी यही कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कहाँ एरर है, वो एरर अकाउंट लिखने से पता चलेगा, और एरर के बाद ही उसके रिलेटेड करेक्टिव मेजर्स, सही मेजर ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे कि यार यहाँ पे भूल हुई है ना, आगे से हम लोग ऐसी भूल नहीं करेंगे, बरोबर। तो ये अकाउंट लिखने के फायदे हैं, ये सब अकाउंट लिखने के फायदे हैं, इसलिए कहते हैं कि अकाउंट हमेशा लिखना ही चाहिए। मैं तो आप लोगों को, आप 11th में हो, अभी आप कॉमर्स में शुरू हो चुके हो, तो एक एक सजेशन आप लोगों को मैं हमेशा देता हूँ कि आप लोग भी जो है वो अपने एक एक रुपए का हिसाब किताब लिखना शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो, एक छोटी सी बुक बना लो, और छोटी सी बुक बनाकर उसमें जो है वो लिखना शुरू कर दो कि आज भाई मुझे इतने पैसे मिले, किसने दिए, भाई पापा ने इतने पैसे दिए, और भाई आज मैंने इतना खर्चा किया, इतना मोबाइल रिचार्ज किया, इतना नाश्ता खाया, इतना दोस्तों के साथ घूमने गया, होता है ना खर्चा, फिर भाई अगले हफ्ते पापा ने इतने रुपए दिए, तो ये जो है वो लिखना शुरू करो, एक एक रुपए, भाई 1 रुपए की पेंसिल भी खरीदी, 5 रुपए का रबड़ भी कहीं से खरीदा, या जो कुछ भी खर्चा हो, खुद खर्चा कर रहे हो ना, अपनी पॉकेट मनी रखना शुरू करो, पापा को बोल दो कि पापा मुझे हफ्ते के इतने रुपए देना शुरू करो, और मैं हिसाब किताब लिखूंगा उसका कि भाई मेरा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। कहीं पे संडे को फैमिली के साथ गए तो फैमिली के साथ आपने कितना खाया, हाँ ठीक है कि चलो फैमिली के साथ सब लोग खाते हैं, उसमें पूरा खर्चा हुआ, लेकिन हो सकता है ना कि भाई आपने कितना खाया, एक एक छोटा छोटा हिसाब लिखना शुरू तो करो, फिर जो है वो 6 महीने 1 साल बाद देखना, देखना कितना बड़ा चेंज आता है। उसके बाद जब आप हिसाब देखोगे ना अपना, पता चलेगा कि यार मैं जो है वो हर महीने कितना सारा खर्चा कर देता हूँ, आपको 1-2 महीने में ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा, 1 साल तो बहुत दूर की बात है, सच में दिखाई देगा। जब आप लिटरली टाइम बांध दो, रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट जो है वो अपना खर्चा लिख दूंगा, आज मैंने कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए खर्च किए हैं, बराबर, एक छोटी सी बुक बनाना शुरू कर दो, और फिर देखो ये चीज़ आपको लाइफ टाइम काम ना आए ना तो मुझे बताना, बहुत फायदा होता है इससे। तो इसलिए तो कहते हैं ना अकाउंट के इतने सारे ये फायदे भी देखे, ये तो बिजनेस अकाउंट, मैं तो आपके पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उसके भी उतने ही फायदे हैं, आप जब लिखना शुरू करो तो पता चलेगा। तो अब जैसे अकाउंट के फायदे देखे ना, वैसे ही कुछ अकाउंट की लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस मतलब अकाउंट के नुकसान, अकाउंट लिखने के नुकसान। अब नुकसान क्या, अकाउंट को इतने सारे फायदे हैं, लिखना ही चाहिए अकाउंट सबको, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप लोग भी लिखो,
तो उसके नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या है। हर चीज़ होती है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान होती ही है। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। भाई हमेशा सबके फ़ायदे ही नहीं, कुछ कुछ नुकसान होते हैं। अकाउंट के भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ नुकसान है, लेकिन ये नुकसान ऐसे हैं जिसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते यार अकाउंट लिखने से इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, हम तो अकाउंट लिखेंगे ही नहीं। नहीं, ये सब नुकसान खाली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, समझाने के लिए है। बाकी ये सभी जो है ना, उन सबको इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ भले ये नुकसान हो, फिर भी हमें तो अकाउंट लिखना चाहिए, वो ज़रूरी है। बरोबर ना। तो खाली समझने के लिए समझे कि जैसे लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन आती है, ये सब तो बिजनेस रिलेटेड है, तो इसलिए बिजनेस के माइंड से समझना। सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। हमें जैसे ध्यान है कि अकाउंट में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें ही लिखते हैं, जिसको मनी में काउंट कर सकें वही चीज़ें उसमें लिखते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकाउंट में लिखा नहीं जाता। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कितने लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं, कौन जो है वो काम चोरी कर रहा है, मतलब पूरा काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वो उसकी जगह पर दूसरा काम कर रहा है। अब सपोज कोई बिजनेस में 5 पार्टनर है, 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं कोई बिजनेस में। अब उस 5 में से 2 लोग हैं ना, वो 2 लोग थोड़े से आलसू हैं, बरोबर ना। वो जो है वो बेईमानी से काम कर रहे हैं, भाई काम नहीं करते, जितना काम करना चाहिए वो छोड़ देते हैं, आधा करके बैठ जाते हैं, आराम कर देते हैं, कोई भी बहाना बनाकर छूट जाते हैं। और बाकी के 3 है ना, उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। भाई बिजनेस तो चलाना ही है ना, वो 2 काम नहीं करेंगे तो भाई मुझे करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, बिजनेस तो चलाना ही है हमें। तो अब जो बाकी के 3 लोग काम करेंगे, ये 2 कम काम कर रहे हैं, तो इसका हिसाब किताब अकाउंट में लिखते हैं हम लोग कि भाई आज इसने कम काम किया, उसने ज़्यादा काम किया। ऐसी चीज़ें जनरली अकाउंट में नहीं लिखी जाती, जनरली नहीं लिखी जाती। ये चीज़ें आप अकाउंट जब सीखोगे तो पता चलेगा। अब ये चीज़ें नहीं लिखी जाती, फिर जब साल के एंड में प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट तो पाँचों इक्वली बांट देते हैं, सबको इक्वल प्रॉफिट मिल जाता है। तो भाई ये तो कम काम कर रहे हैं तो कम मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो ऐसी बातें वो अकाउंट में नहीं लिखी जाती, एक्चुअली लिखनी चाहिए। कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन कम ज़्यादा काम कर रहा है, होना चाहिए। कोई लिखते भी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें जनरली अकाउंट में नहीं लिखी जाती, ये इसका नुकसान है, ये लिमिटेशन है उसकी। या दूसरा कह सकते हैं स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी ये एक्चुअली बिजनेस के लिए होता है कि भाई अकाउंटिंग में कितनी बार मनी की रियल वैल्यू वो काउंट नहीं करते, कितनी बार ऐसा होता है। चलो एक एग्जांपल इसमें भी, कि ऐसा होता है कि आपको ध्यान है पेट्रोल का प्राइस हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, बरोबर ना। अब तो बढ़ता ही जा रहा है पेट्रोल का प्राइस। अब सपोज ऐसा है कि भाई पहले पेट्रोल जो है वो 85 रुपीज़ का था, तो भी हम लोग रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल भरवा देते थे। गाड़ी थी, गाड़ी में रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल भरवा देते थे, हो गया भाई। अब पेट्रोल 95 का है, फिर भी हम लोग 100 रुपये का ही पेट्रोल भरवा देते हैं, बरोबर ना। और हम लोग तो यही कहते हैं कि हाँ भाई 100 का पेट्रोल भरवा दिया हमने, रोज हो गया वो। लेकिन ये चीज़ है, ये डिफरेंस वो बहुत कम अकाउंट में लिखा जाता है कि यार 100 रुपये में पहले ज़्यादा पेट्रोल आता था, क्योंकि पहले 85 रुपीज़ का पेट्रोल था, 85 रुपीज़ लीटर, तो 100 रुपये में ज़्यादा पेट्रोल आता था। अब 95 रुपीज़ लीटर हो गया है, अब 100 रुपये में कम पेट्रोल आता है, बरोबर ना। लेकिन हम तो लिखते हैं खाली 100 रुपये, ये स्टेबल वैल्यू लिखते हैं। तो ये चीज़ एक तरह से गलत है, बरोबर ना। अकाउंट में इसका डिस्क्रिप्शन वो बहुत कम जगह पर दिया हुआ है, ये उसकी लिमिटेशन है। ये एक्चुअली ये सभी लिमिटेशन ऐसी हैं, जब आप अकाउंट प्रॉपर सीखोगे तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आता रहेगा कि यार अकाउंट में तो ऐसा भी होना चाहिए था, ये लिमिटेशन है, बरोबर ना। तो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी वो अकाउंट में काउंट की जाती है, जो एक तरह से गलत है। या हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, अकाउंट में पता है परमानेंट रिकॉर्ड्स रखते हैं, जैसे यहाँ पे बताया पुराने पुराने रिकॉर्ड भी होते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कोई पुराने रिकॉर्ड में एक भी मिस्टेक हो गई ना, तो वो मिस्टेक सालों तक चलती आती है। कोई 2 साल पुराना रिकॉर्ड था, 2 साल पुराना अकाउंट था, जिसमें मैंने गलती से कहीं पर 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, मतलब एक जीरो खाली कम कर दिया, तो 9,000 का नुकसान हो गया ना। किसी को मुझे देने थे 10,000 रुपये, मैंने गलती से बुक में लिख दिया 1,000 रुपये, तो मतलब ये तो 10,000 की जगह 1,000 ही हो गया, 9,000 का फर्क हो गया। मतलब पास्ट में एक बार अगर मिस्टेक हुई ना, हिस्ट्री में एक बार मिस्टेक हुई, तो वो मिस्टेक कितनी बार सालों तक चलती आती है भाई, उसे अगर कोई सुधारे नहीं तो सालों तक वही मिस्टेक रहेगी फिर तो, बरोबर ना। तो ये अकाउंट की एक लिमिटेशन आती है कि अगर कहीं पुरानी कोई मिस्टेक हो तो वो मिस्टेक कितनी बार सालों तक चलती है, लेकिन मिस्टेक हो तो, ना हो मिस्टेक तो अकाउंट सही से चलता ही रहेगा ना फिर,
बरोबर ना। तो ये भी मैंने बताया ना, लिमिटेशन है, लेकिन इग्नोर कर सके ऐसे, हाँ भाई चलता है, ठीक है। या कह सकते हैं अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। भाई अकाउंट में मार्केट वैल्यू को भी अवॉइड करते हैं, कितनी जगह पर अवॉइड करते हैं, कितनी जगह पर लिखते हैं। अब पहले समझे मार्केट वैल्यू क्या। मार्केट वैल्यू मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ की रियल वैल्यू, असली वैल्यू, अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाती है। अब जैसे ऐसा होता है कि भाई सपोज मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए में। अब उसकी वैल्यू हर साल बदलती है। अब दूसरे साल वो जो बिल्डिंग होगी ना, उसकी वैल्यू शायद मार्केट में 6 लाख रुपए हो। मतलब अब कोई ऐसी बिल्डिंग खरीदने जाए तो उसको 6 लाख रुपए में मिलेगी। सही बात है ना। तो मतलब मेरे बिजनेस को 1 लाख का फायदा हुआ ना, कि अब ये बिल्डिंग जो 5 लाख की थी अब वो 6 लाख की हो गई। इसका मतलब अगर बाय चांस कभी मुझे बिल्डिंग बेचनी भी पड़े तो अब वो 6 लाख में बिकेगी। तो मतलब मुझे 1 लाख का फायदा हो गया। तो वो बिजनेस का फायदा हुआ 1 लाख का, लेकिन ये चीज़ लिखता कौन है। मैंने तो 5 लाख में खरीदी, हो गई बात खत्म। जो नई वैल्यू होती है वो कौन लिखता है। या तो चलो अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम भी हो गई तो 5 लाख की बिल्डिंग थी, अब उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई है। बरोबर, मतलब अब मैं अगर बिल्डिंग वापस बेचने जाऊं तो 4 लाख रुपए होंगे, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी नुकसान वो अकाउंट में कोई लिखता थोड़ी है कि भाई इसकी वैल्यू, भाई मैंने 5 लाख में खरीदी, वही लिखते हैं। ठीक है। तो ये कई जगह पर काम आता है, नहीं भी आता, मैं बताऊँ ना, ये सब चीज़ें आपको आगे पता चलेगी। रियल अकाउंटिंग जब करोगे तो पता चलेगा। तो अकाउंट में मार्केट वैल्यू अवॉइड करते हैं, कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग अवॉइड करते हैं मार्केट वैल्यू जो उसकी लिमिटेशन मानी जाती है। या फिर यूज ऑफ एस्टिमेट्स। ये दोनों पॉइंट भी ऐसे हैं जो रियल अकाउंट में पता चलते हैं। अभी मैं ऐसे कुछ वर्ड्स या कुछ बातें बोलूँगा तो भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपने अकाउंट का अभी प्रैक्टिकल सीखा ही नहीं है। यूज ऑफ एस्टिमेट्स मतलब अकाउंट में कितनी बार ऐसा हिसाब किताब होता है जो हमें अंदाजे से लगाना पड़ता है। मैंने किसी को उधार सामान बेचा है, अब क्या पता वो टाइमिंग पे पैसा देगा या नहीं देगा। बरोबर ना। क्या पता वो 2 महीने में बोल रहा है लेकिन 2 की जगह वो 4 महीने में पैसे दे तो। बरोबर, ऐसा अंदाजा, ये तो एक छोटा सा अंदाजा। बिजनेस में ऐसे बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं, एस्टिमेट लगाए जाते हैं। और अगर अकाउंट में अंदाजा ही चलता रहे तो थोड़ी चलेगा यार। अकाउंट मतलब तो एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए, और सही हिसाब होना चाहिए। अंदाजे से लिख दूं हाँ मेरा इतना अंदाजे से खर्चा होता होगा या इतना अंदाजे से होता होगा, तो फिर वो थोड़ी चलेगा। अकाउंट में ऐसा नहीं चलता, ये उसकी लिमिटेशन है। अकाउंट में कितनी चीज़ें एस्टिमेट से, अंदाजे से रखी जाती है जो एक तरह से गलत है। बरोबर। या कह सकते हैं ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। ड्यूअल स्टैंडर्ड मतलब कितनी एंट्रीज अकाउंट में, कितनी एंट्री ऐसे होती है जो दो दो तीन तीन बार लिखी जाती है, दो दो तीन तीन जगह पर लिखी जाती है, जो भी एक तरह से गलत है। भाई जो भी हम लोगों ने कामकाज किया है उसकी एंट्री एक ही जगह होनी चाहिए, 2-3 जगह नहीं। ये भी मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप प्रॉपर अकाउंट लिखोगे तो पता चलेगा यार इसको तो दो दो तीन तीन जगह लिखना पड़ता है। क्यों लिखें, एक ही जगह होना चाहिए। बरोबर। तो ये भी उसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। ये हैं, ये सब अकाउंट के नुकसान हैं, लेकिन ये सभी लिमिटेशन, सभी नुकसान ऐसे हैं जो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हाँ भाई चलो भले होता होगा ऐसा, ठीक है ना, भले होता होगा, छोड़ दें। फायदे उसके इतने हैं ना कि हमें अकाउंट लिखना ही चाहिए। कोई भी बिजनेस को अच्छी तरह से बढ़ाना हो, बिजनेस में फ़ायदा दिखाना हो, अगर बिजनेस की ग्रोथ करनी हो, तो अकाउंट सबसे पहला काम है। बिजनेस में अकाउंट लिखेंगे तो ही चलेगा कामकाज, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो कभी भी नहीं चलेगा कामकाज। समझ आ रही है ना बात है। तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट देखे ना, अकाउंट के ये जो हमने पॉइंट देखे, इसे अब ध्यान से समझना अच्छी तरह से। टेक्स्ट बुक में भी भले ये पॉइंट एक बार रीड कर लो, फिर जो इसके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और हाँ, इनके रिलेटेड क्विज भी है, डिस्क्रिप्शन में क्विज दी गई है, उसे एक बार कंप्लीट करना है अच्छी तरह से, तो फिर आगे के पॉइंट हम लोग बाद में समझेंगे। ओके, थैंक यू।